Good morning, students. On yesterday, we have studied about equilibrium. We have discussed what is equilibrium, what is their type, that is homogeneous and heterogeneous. Equilibrium means balance. जैसे आप सब्जी लेने जाते हैं तो एक तरफ वेट रख दिया जाता है, दूसरी तरफ सब्जी रख देता है। जब तक दोनों इक्वल नहीं हो जाता आप नहीं लेते हैं। वो ज़्यादा देगा भी नहीं, कम आप नहीं लेंगे, बैलेंस हो गया। दैट इज द केस ऑफ द इक्विलिब्रियम। आप सीसॉ पर भी बैठे होंगे तो सीसॉ पर बैठेंगे तो एक तरफ इधर से बच्चा दूसरे तरफ से उधर से बैठ गया, तो अगर दोनों पैरेलल हो गया, अर्थ का हॉरिजॉन्टल हो गया, तो समझिए कि बैलेंस हो गया। तो दैट इज इक्विलिब्रियम। उसमें फिर हम लोग देखे थे होमोजेनस इक्विलिब्रियम और हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। होमोजेनस इक्विलिब्रियम में देखे कि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों सेम फेज में थे। हेटेरोजेनस में देखे थे कि रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट ना डिफरेंट फेज में थे, तो उसको हम लोग हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे मैन्युफैक्चर ऑफ अमोनिया बाय हाइबर्स प्रोसेस, ये होमोजेनस इक्विलिब्रियम में आ जाएगा। जितने भी रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट है सब गैसियस स्टेट में है। वहीं अब डिकम्पोजिशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट को देख लीजिए, तो कैल्शियम कार्बोनेट सॉलिड है। व्हेन इट विल डिकम्पोज इट विल गिव यू कैल्शियम ऑक्साइड एंड कार्बन डाइऑक्साइड, वेयर एज कैल्शियम ऑक्साइड इज सॉलिड while carbon dioxide is gas. It is an example of heterogeneous equilibrium. ये heterogeneous equilibrium का था। As the reaction will proceed, the concentration of product increases and that of the reactant decreases. ठीक है, ये डिक्रीज करता चला जाता है। और जब इक्विलिब्रियम अचीव कर लेता है तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन दोनों क्या हो जाता है, इक्वल हो जाता है। ठीक है, तब उस कंडीशन को हम लोग कहते हैं कि वो इक्विलिब्रियम हो गया। इक्विलिब्रियम इज ऑलवेज डिनामिक, इज ऑलवेज टेक्स प्लेस इन क्लोज सिस्टम। ये हमेशा क्लोज सिस्टम में होगा। और यह डिनामिक होता है, डज नॉट मीन द रिएक्शन इज स्टॉप, द रिएक्शन विल ऑलवेज अकरिंग, बट द रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन बिकम्स इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ऐसा होता है। एक वर्ड में इंट्रोड्यूस करने जा रहा हूँ, लॉ ऑफ मास एक्शन। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन। तो सबसे पहले आप ये बताइए, दिया हुआ है गुलबर्ग एंड वेज का, तो मास एक्शन कहते किसको है, या एक्टिव मास किसको कहते हैं, ये बताइए। व्हाट इज एक्टिव मास? एनीवन? सत्य प्रकाश, व्हाट इज एक्टिव मास? देखिए, एक्टिव मास हम लोग कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। यही ना है एक्टिव मास आपका, ये किसको है, तो इसको हम लोग कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन को। किसको कहते हैं, तो मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग कहते हैं मोलर कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अब मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है, ये किससे पूछ लूं मैं? सौम्या पांडे से। चलो सौम्या पांडे, ये बता दो व्हाट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। एक मोल मतलब संगठन, उसमें जैसे चीनी शरबत का भी एग्जाम्पल दिए थे ना वो तो कि कॉन्सेंट्रेशन हो गया ना, ये मोलर कॉन्सेंट्रेशन है। चलो सर सत्य, नहीं पता। अच्छा चलो ठीक है, बहुत अच्छा आंसर है। सत्य प्रकाश, व्हाट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन? अन्वेषा कुमारी, व्हाट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन? क्वेश्चन अन्वेषा के लिए अब है। अभिषेक या अभिषेक राज, दोनों में से कोई बताइए। चलिए तो मैं ही बता देता हूँ। जैसे कोई हम लोग एक कंटेनर ले लिए और कंटेनर में हम लोग पानी डाल दिए। ठीक है, सपोज कि ये वाटर जो है आपका 1 लीटर है। कितना है? 1 लीटर वाटर है। ठीक है, इसमें हम लोग कुछ अमाउंट ऑफ सोल्यूट डाल दिए। सपोज कि आप शुगर डाल दिए। ठीक है, क्या डाल दिए? शुगर ले लीजिए। शरबत बनाने के लिए 1 लीटर पानी में आप शुगर डाल दीजिए। तो द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ शुगर or any solute which is dissolved in 1 liter of the solution is known as molar concentration, and it is also known as active mass. क्लियर है एक्टिव मास का डेफिनेशन? यस या नो बोलो। यस सर, सर ज्वाइन करने के लिए बोल रही है। अच्छा चलो ठीक है, ज्वाइन कराता हूँ विथ सम डिस्टरबेंस।
संध्या सिंह। चलो और कोई हो तो जल्दी से ज्वाइन करो। संजीवनी तुम भी लेट हो गई। और कोई 20 के 20 20 ही हो, 2 भाग गए। कोई कौन कौन भागे हो जरा देख लूं। अच्छा चलो अटेंडेंस के समय पता चल जाएगा बाय द वे। चलो तो मैं फिर से स्टार्ट करता हूँ। यहाँ तक मैं पढ़ा चुका था। एक वर्ड हम लोग को इंट्रोड्यूस मैं किया हूँ, कौन सा? एक्टिव मास। तो एक्टिव मास के केस में हम लोग क्या देखें? इट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। मोलर कॉन्सेंट्रेशन क्या है? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ एनी सब्सटेंस डिजॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं लॉ ऑफ मास एक्शन। किसका दिया हुआ है? गुलबर्ग एंड वेज का। द रेट एट विच ए सब्सटेंस रिएक्ट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स एक्टिव मास। कोई भी रिएक्टेंट, ठीक है, वह जब रिएक्ट करता है तो उसका रेट जो होगा वह डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एक्टिव मास का। व्हाट इज एक्टिव मास? इट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन। व्हाट इज मोलर कॉन्सेंट्रेशन? नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व्ड इन 1 लीटर ऑफ द सॉल्यूशन। ठीक है। एंड द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास ऑफ द रिएक्शन। कोई भी आपका रिएक्टेंट है तो उसका रेट ऑफ रिएक्शन जो होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा किसके? प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मास। आइए कुछ एग्जाम्पल लेते हैं और लॉ ऑफ मास एक्शन को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं। सपोज एक रिएक्टेंट ए है, इट कंबाइंस विथ अनदर रिएक्टेंट बी, ठीक है, टू गिव प्रोडक्ट कौन सा? सी प्लस डी। 2 प्रोडक्ट हम लोग को सी और डी मिल रहा है। यह इक्विलिब्रियम में है। किस चीज में है? इक्विलिब्रियम में है। ठीक है। जब इक्विलिब्रियम में आ जाएगा तो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट। ये रिएक्शन हम लोग को फॉरवर्ड रिएक्शन कहलाता है। ये क्या कहलाता है? फॉरवर्ड रिएक्शन। फॉरवर्ड रिएक्शन आर के लिख देता हूं शॉर्ट में, आर के एन, फॉरवर्ड रिएक्शन। ये जो है आपका बैकवर्ड रिएक्शन है। क्या है ये? बैकवर्ड रिएक्शन है। बैकवर्ड रिएक्शन है। ठीक है। तो ये अब हम लोग इसके लिए हम लोग को लिखना है, क्या कहा जाता है? लॉ ऑफ एक्टिव मास। तो लॉ ऑफ एक्टिव मास कहता क्या है? आर, यानी कि फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए आर एफ लिख देते हैं। आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ना प्रोडक्ट ऑफ द एक्टिव मासेज ऑफ द रिएक्टेंट। तो रिएक्टेंट कौन है? ए और बी है। ठीक है। तो एक्टिव मास मतलब मोलर कॉन्सेंट्रेशन एंड इट इज रिटन इन स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट में हम लोग लिख दिए। और रिएक्टेंट ए और बी है तो दोनों के एक्टिव मास के यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के प्रोडक्ट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। यही है लॉ ऑफ एक्टिव मास फॉर फॉरवर्ड रिएक्शन या एनी रिएक्शन। तो हम लोग पहले फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए लिख दिए, आर एफ लिख दिए। क्या? आर एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द प्रोडक्ट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इच रिएक्टेंट। इच रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन के यानी कि एक्टिव मास के यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन के क्या होगा? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। ठीक है। यहाँ से अब हम लोग आर एफ के जगह पर हाँ आर एफ है आपका, प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए इक्वल टू दे दिए। और जब इक्वल टू लाते हैं तो कोई कांस्टेंट यूज करते हैं। सपोज कि यह आपका के एफ है। के एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू क्या हो जाएगा? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ क्या हो जाएगा आपका? ये आपका बी हो जाएगा। ठीक है। ये इतना हो गया आपका। अब देखिए, अब हम लोग का बैकवर्ड रिएक्शन है, जो कि रेट फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों ऑपरेट होते रहता है। ठीक है। तब हम लोग फॉर बैकवर्ड रिएक्शन के लिए अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से चलते हैं। रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, जो हमको लेने दो ये इरेजर। देखो एक बैकवर्ड रिएक्शन है, आर बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो जाएगा क्या? एक्टिव मास ऑफ रिएक्टेंट। तो देखो ये रिएक्टेंट था,
ना फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए जब रिएक्शन सी प्लस डी कंबाइन करके ए और बी देने लगेगा तो बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट हो जाएगा। तो यहाँ एक्टिव मास ऑफ सी ले लिए इनटू एक्टिव मास ऑफ क्या लेना होगा, डी लेना होगा। ये हो गया ये आपका हो गया एक्टिव मास। ठीक है, लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से अब इसी को हम लोग को इक्वल करना है। तो रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू ना, इसके लिए हम लोग के भी एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए। क्या हो जाएगा, कांस्टेंट ये एक्टिव मास ऑफ सी into active mass of D. What is active mass? It is molar concentration and represented in square bracket. What is molar concentration? Number of moles of solid dissolved in 1 liter of the solution. ठीक है, तो इसको हम लोग मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एट इक्विलिब्रियम, जब यह इक्विलिब्रियम में चला जाएगा, एट इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम पढ़ लेना। ठीक है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन। ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन और बैकवर्ड रिएक्शन दोनों इक्वल हो जाएगा। ठीक है, तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन कितना है तुम्हारा, ये है, इसका वैल्यू रख दो। ये हो गया तुम्हारा कौन सा, के एफ हो गया। ठीक है, के एफ इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए हो गया इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ कौन सा हो गया, ये तुम्हारा बी हो गया। अब बैकवर्ड रिएक्शन ले लो, तो बैकवर्ड रिएक्शन का फार्मूला ही ना है, ये हो गया तुम्हारा डेरिवेशन से के बी कॉन्सेंट्रेशन यानी एक्टिव मास ऑफ सी यानी कि मोलर कॉन्सेंट्रेशन इंटू मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी, मोलर कॉन्सेंट्रेशन मतलब एक्टिव मास, ये हो गया। ठीक है, विच इम्प्लाइज, अब हम लोग इसको ये करते हैं, के एफ डिवाइडेड बाई के बी, के एफ डिवाइडेड बाई के बी, इसको रीअरेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी हो जाएगा ना, डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ये तुम्हारा बी हो गया। ठीक है, तो ये के एफ अपॉन के बी एक कांस्टेंट हो गया और इसी कांस्टेंट के जगह पर एक नया कांस्टेंट इंट्रोड्यूस करते हैं जिसको हम लोग के सी कहते हैं और इसी के सी को हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। यहां तक समझने में कोई दिक्कत है तो बोलो। लॉ ऑफ मास एक्शन क्लियर हो गया? नहीं सर। चलो बेटा देखो, लॉ ऑफ मास एक्शन कहता है कि रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, रेट ऑफ रिएक्शन विद कर्मानुपाती होता है, समानुपाती होता है किसका, इच रिएक्टेंट के मोलर कॉन्सेंट्रेशन के, इच रिएक्टेंट के एक्टिव मास के। एक्टिव मास को कैसे लिखते हैं, मोलर कॉन्सेंट्रेशन के फॉर्म में लिखते हैं। कैसे लिखा जाता है, स्क्वायर ब्रैकेट में लिखा जाता है। तो दो दो रिएक्टेंट है तो दोनों रिएक्टेंट को हम लोग लिख दिए, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, इसके भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। तो यहाँ पर प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए, तो उसके लिए हम लोग चूंकि फॉरवर्ड रिएक्शन है इसलिए केएफ लिख दिया, आर्बिट्ररली ले लिए। ठीक है, इक्वेशन ये हम लोगों का 1 आ गया। आ जाइए फॉर द बैकवर्ड रिएक्शन। ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कॉन्सेंट्रेशन या एक्टिव मास ऑफ ईच रिएक्टेंट। तो बेटा देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन है, इसके लिए ये दोनों रिएक्टेंट हो गया, लेकिन जब सी और डी आपस में कंबाइन करके ए और बी बनाएगा तो ये रिएक्टेंट होने लगेगा, तो बैकवर्ड के लिए ये रिएक्टेंट का काम करने लगेगा। नाउ रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्टिव मास ऑफ सी एंड एक्टिव मास ऑफ डी। दे दिए दोनों, क्योंकि दो दो रिएक्टेंट है इसके लिए भी। तो आर बी आ गया, इसको हटाने के लिए इक्वल टू लाए और इसके जगह पे कांस्टेंट लाना होता है, के बी हो गया, तो ये सी इंटू डी हो गया। ठीक है, एट इक्विलिब्रियम रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन, दोनों का रेट जो होता है इक्विलिब्रियम पर इक्वल होता है। तो ये आर एफ का वैल्यू यहाँ रख दिए, आर बी का वैल्यू यहाँ रख दिए। ठीक है, दोनों का रेशियो निकाल दिए ना, इसको रीअरेंज कर दिए क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके, आड़ा तिरछी वाला होता है ना, कैंची मार गुना। ठीक है, तो क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करके हम लोग ये निकाल दिए, कौन सा, कि ये आपका के एफ हो गया और ये हो गया के बी ना, ये इधर बच गया, इससे डिवाइड हो गया ये, मतलब सिर्फ रीअरेंज किए हैं फ्रॉम 8th क्लास मैथमेटिकल अलजेब्रा। ठीक है, तो जो ये हम लोग कांस्टेंट है, इसी कांस्टेंट को हम लोग केसी कह दिए, इसी को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहा जाता है, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम यहीं से निकलता है।
क्लियर है अब? यस सर। चलो बेटा देखो, तो कुछ और प्रैक्टिस कराता हूँ लॉ ऑफ मास एक्शन पर, ताकि आगे तुम लोग को दिक्कत नहीं हो। ठीक है, तो सबसे पहले हमको ब्लैक बोर्ड अपना रब करने दो। ठीक है, ब्लैक बोर्ड रब करने के बाद मैं तुम लोगों को देता हूँ। ठीक है, और मैं खुद बनाऊंगा। एक बार में इरेज तो हो जाता है। ठीक है, इरेज ऑल। बस चलो, सबसे आसान काम हो गया, इरेज कर दिया। ब्लैक बोर्ड तुम्हारा साफ हो गया। जैसे कोई रिएक्टेंट है H2, ठीक है, प्लस I2, ठीक है, कंबाइंस टू गिव ना HI। ठीक है, ये HI दे रहा है। ठीक है, हाइड्रोजन आयोडाइड। सबसे पहले इसको बैलेंस कर दो। यहाँ हाइड्रोजन भी 2 है, आयोडीन भी 2 है, 2 से मल्टीप्लाई कर दो, बैलेंस हो गया। ये फॉरवर्ड रिएक्शन हो गया, ये आपका बैकवर्ड रिएक्शन हो गया। ये बैकवर्ड रिएक्शन है, ये आपका फॉरवर्ड रिएक्शन है। तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज इक्वल टू रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन होता है। तो देखो हम लोग इसको इस रिएक्शन को ऐसे भी लिख सकते हैं, H2 प्लस I2 इज, मतलब कि इक्विलिब्रियम का सिंबल दे दिया हूं यहाँ पर ना, HI प्लस HI। देखो तो ऐसे लिख सकते हैं ऊपर वाले रिएक्शन को। यस सर। हाँ, 2HI है, यानी x 2x बराबर x प्लस x, तो 2HI बराबर क्या हो जाएगा, HI प्लस HI। ठीक है, अब आ जाओ, रेट ऑफ, हम ये लॉ ऑफ एक्टिव मास लगाते हैं, लॉ ऑफ मास एक्शन लगाते हैं। तो रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, यही ना है, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, क्या हो जाएगा, कंसंट्रेशन ऑफ कौन सा, H2, ठीक है, इनटू क्या हो जाएगा, I2। ठीक है, ये हो गया। अब इक्वल प्रोपोर्शनलिटी को हटाने के लिए हम लोग एक कांस्टेंट इंट्रोड्यूस कर दिए। ये कांस्टेंट आपका KF हो गया फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए। इधर हम लोग को क्या बच गया, H2 बच गया। ठीक है, H2 है, ये इतना सुंदर लिखा हुआ, और ये हो गया आपका I2 लिखा हुआ। क्या हो गया आपका, I2 लिखा हुआ। ठीक है, अब उसी तरह से बैकवर्ड रिएक्शन हम लोग ले लेते हैं, RB ना। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हम लोग मैं डायरेक्ट कर दे रहा हूँ, यहाँ KB हो गया। ठीक है, इनटू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, ये रिएक्टेंट, तो रिएक्टेंट बैकवर्ड रिएक्शन के लिए ये रिएक्टेंट का काम करेगा। 2 रिएक्टेंट हो गया, कौन कौन, तो दोनों HI है, ये भी HI है, ये भी HI है। ठीक है, क्या है ये, HI है। दोनों में लिख दिया हूं इस तरह से। ठीक है, अब दोनों को इक्वल कर दो ना, मतलब दोनों को एट इक्विलिब्रियम, RF इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, RB। ठीक है, RF का वैल्यू रख दो यहाँ से, क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया KF इंटू H2 इंटू, ठीक है, ये क्या हो गया आपका, I2। ठीक है, I2 है बेटा, ये I2 लिखा हुआ है, बराबर क्या हो जाएगा तुम्हारा, KB। ठीक है, HI इंटू HI, 2 HI है, X इंटू X बराबर क्या होता है बोलो तो, X स्क्वायर। तो HI इंटू HI बराबर क्या हो जाएगा, HI स्क्वायर हो जाएगा। इतना लिख सकते हैं ना। ठीक है, इसको रीअरेंज कर रहा हूं, KF अपॉन KC। ठीक है, बराबर तुम्हारा ये क्या हो जाएगा, HI का स्क्वायर। ठीक है, ऐसे ब्रैकेट देना जरूरी है, डिवाइडेड बाय कितना हो गया तुम्हारा, H2 इंटू I2। एकदम याद रखना, एक बहुत बेसिक चीज बता रहा हूं। ठीक है, ये हो गया, और इसी को हम लोग कह दिए KC, बराबर क्या हो गया तुम्हारा, ये हो गया KC। तो देखो एक KC को ही हम लोग इक्विलिब्रियम कांस्टेंट कहते हैं। तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट पर क्या है, ये प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट लिख दिए, अपॉन क्या हो गया, कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट लिख दिया, ही ना हम लोग का रिएक्टेंट था इन जनरल, रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन से डिवाइड कर दिए उसके प्रोडक्ट से। ठीक है, यहाँ प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन प्रोडक्ट है, लेकिन जो कोफिशिएंट हो था वो क्या हो गया,
आपका पावर हो गया। अगर यहाँ पर 3 रहता, इफ 3 रहता तो हम लोग को 3 बार HI लिखना पड़ता, तो यहाँ क्यूब हो जाता, तो यहाँ क्यूब हो जाता, मतलब कि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर हो जाता है। किसमें? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, इसी को लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम कहते हैं। ठीक है, कोई भी रिएक्शन हो, जैसे आपका PCl, ये कौन सा दे दो, लो ये ले लो तुम लोग, H2 प्लस N2। ठीक है, पहले ब्लैक बोर्ड हमको रब करने दो। रब करने के बाद तुमको मैं एक और एग्जांपल से समझा देता हूँ। H2 ले लो, दूसरा मैं ले लिया N2। क्या ले लिया? N2 ले लिया। इक्विलिब्रियम में है ये। ठीक है, इक्विलिब्रियम में डाल दिए, क्या बन रहा है? अमोनिया बनता है, NH3। ठीक है, अब नाइट्रोजन यहाँ 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर दिए, हाइड्रोजन 6 हो गया तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कर दिए। इसको हमको Kc लिखना है, तो Kc बराबर अभी हम लोग एक्सप्रेशन क्या देखें, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, तो प्रोडक्ट क्या है? NH3 है। कोफिशिएंट कितना है? 3 है, सॉरी 2 है, तो यही 2 जो होगा इसका पावर हो जाएगा, क्योंकि NH3 प्लस NH3 लिखाएगा। अब यहाँ रिएक्टेंट का कॉन्सेंट्रेशन से डिवाइड होता है, तो रिएक्टेंट यहाँ H2 है। ठीक है, H2 का कोफिशिएंट कितना है? 3 है, तो पावर 3 हो गया। ठीक है, N2 है तो यहाँ N2 दे दिए। ठीक है, कोफिशिएंट कितना है? 1 नहीं लिखे, तो यही नहीं इक्विलिब्रियम का वैल्यू निकल गया। अब किसी भी सब्सटेंस के लिए आपका Kc नहीं लिख दीजिएगा, बोलिए। जो भी यस सर। हाँ कोफिशिएंट होता है बेटा, वो पावर हो जाता है। आइए तब मैं नेक्स्ट स्लाइड में चलता हूँ। लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। एट ए गिवन टेम्परेचर द प्रोडक्ट ऑफ द concentrations product raised to the respective stoichiometric coefficient in the balanced chemical equation divided by the product of the concentration of the reactant raised to their individual stoichiometric coefficient ना। तो देखो बेटा, अभी मिटाया नहीं है, कह रहे हैं आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट क्या है? तो इट इज ए रेशियो ऑफ प्रोडक्ट ऑफ कंसंट्रेशन प्रोडक्ट ऑफ द प्रोडक्ट ना, रेज टू some power which is equal to coefficient, stoichiometric coefficient to that of the product of the concentration of the reactant raised to their stoichiometric coefficient ना। यही है लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम। या ये समझ में आ गया, क्योंकि कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, इतना भी याद रखोगे तो काम चल जाएगा। ठीक है, लेकिन जो कोफिशिएंट होता है वो जस्ट पावर हो जाता है, वही ये लैंग्वेज में लिखा हुआ है। तो बताइए बेटा, लॉ ऑफ केमिकल इक्विलिब्रियम क्लियर हुआ या नहीं? लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम स्टेट दैट द concentration product to that of concentration product of the reactant is always constant. It is equal to Kc, where Kc is known as equilibrium constant. ठीक है, दिस इज known as इक्विलिब्रियम लॉ और लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम ना। सपोज कि हम लोग एक जनरल फार्मूला ले लिए, कौन सा? AA प्लस BB गिव्स CC प्लस DD। ठीक है, तो इसके लिए Kc लिखना हो तो देखो Kc ही ना आ जाए, प्रोडक्ट है तुम्हारा ये C और D, तो C के कोफिशिएंट C है तो C के पावर C हो गया, D है दूसरा रिएक्टेंट, कोफिशिएंट इसका D है तो पावर D हो गया, डिवाइड कर दिए हम लोग किससे? कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से। तो A और B कौन, ये था रिएक्टेंट था, इसका कोफिशिएंट A है, इसका कोफिशिएंट B है, तो पावर A हो गया, इसका पावर B हो गया। ठीक है, फिर स्क्वायर ब्रैकेट में A B C और D जो लिखा हुआ है आर द इक्विलिब्रियम कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। ठीक है, एंड Kc इज द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एंड द एक्सप्रेशन ऑन द राइट हैंड साइड इज कॉल्ड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। तो यहाँ पर लेफ्ट साइड है, राइट लिखा गया है भला ही, लेकिन यहाँ पर जो एक्सप्रेशन है इसी एक्सप्रेशन को हम लोग कहते हैं इक्विलिब्रियम कांस्टेंट एक्सप्रेशन। ठीक है, आइए कंसिडर द रिएक्शन बिटवीन गैसियस H2 एंड A2। अब जैसे हम लोगों के यहाँ पर है ना H2 और I2 कंबाइन करके 2HI दिया, मैं उधर समझा भी दिया हूँ। फॉर द एक्सप्रेशन फॉर Kc के लिए क्या लिखना होगा? तो बेटा जी देखिए HI हो गया, यहाँ HI लिख दिए, कोफिशिएंट कितना है? 2 है, तो पावर 2 कर दिए, ये डिवाइड का सिंबल है, डिवाइड कर दिए किससे? रिएक्टेंट से, H2 और I2 के कॉन्सेंट्रेशन से, H2 और I2 के कॉन्सेंट्रेशन से। द सबस्क्रिप्ट C indicates that Kc is expressed in concentration of mole
पर लीटर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन। अब बेटा नेक्स्ट हम ये रिएक्शन लिख दिए, इसके लिए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट लिखना है केसी का वैल्यू। तो सबसे पहले प्रोडक्ट देख लो, NO है और H2O है, तो देखो ये NO लिख दिए, HO लिख दिए। NO का कोफिशिएंट कितना है 4, तो पावर हो गया आपका 4। H2O का कोफिशिएंट कितना है 6, तो पावर कितना हो गया 6। डिवाइड कर दिए कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट से, NH3 है और ऑक्सीजन है। NH3 देखो लिख दिए स्क्वायर ब्रैकेट में, O2 लिख दिए स्क्वायर ब्रैकेट में। NH3 का कोफिशिएंट है 4, पावर दे दिए 4। O2 का कोफिशिएंट है 5, इसका पावर दे दिए 5 ना। तो इसके लिए लिख दिए केसी। क्लियर है ये? यस या नो? यस सर। चलिए बेटा, तो मैं आगे बढ़ रहा हूँ। मोलर कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डिफरेंट स्पीशीज इज इंडिकेटेड बाय इनक्लोजिंग दीज इन स्क्वायर ब्रैकेट। मोलर कॉन्सेंट्रेशन को हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट में लिख देते हैं, जिसको एक्टिव मास कहते हैं या मोलर कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। एंड इज मेंशन्ड अबव, इट इज इम्प्लाइड दैट these are equilibrium concentration while writing expression for equilibrium constant symbol for phases, S for solid, L for liquid, G for gases are ignored। सॉलिड लिक्विड गैस हो तो उसको इग्नोर कर देते हैं और एक्सप्रेशन में हम लोग डायरेक्ट उसको लिख देते हैं। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर रिवर्स रिएक्शन इज इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर हम लोग को जैसे कह रहा है कि इक्विलिब्रियम, जैसे ये रिएक्शन है बेटा, देखो किधर गया मेरा पॉइंटर, हाँ यहाँ है। H2 है और I2 है और 2I में बदल रहा है, तो इसके लिए एक्सप्रेशन यही ना हम लोगों का आया है। लेकिन कह रहा है कि अगर नहीं इसी को हम इन्वर्स कर दें, रिवर्स कर दें, HI पहले ले लें और इक्विलिब्रियम इसको ले जाएं, ठीक है, तो यह क्या चीज में बदलेगा, H2 में बदलेगा, और क्या चीज में बदलेगा, यह I2 में बदलेगा। ठीक है, तो इसके लिए जो केसी होगा वह केसी जो होगा पहले वाले केसी का, सपोज कि ये x है, x है यहाँ, यही ना है x, तो और इसके लिए KC2 मान लेते हैं हम और इसको KC1 कर देते हैं, तो KC जो होगा 1/KC1 के इनवर्स होगा, यही होगा, यही यहाँ पर लिखा हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर ए रिवर्स रिएक्शन इज द इनवर्स ऑफ द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन। अगर रिएक्शन को हम लोग रिवर्स करते हैं तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट जो होगा इनवर्स हो जाएगा। तो इसको मैथमेटिकली अब मैं प्रूफ करूंगा। तो देखो ये फॉरवर्ड रिएक्शन के लिए केसी ले आए ना, और HI² इंटू I2 बराबर x मान लिए, यही सी रिएक्शन को हम रिवर्स कर दिए। देखो यहाँ रिवर्स कर दिए, किधर गया पॉइंटर, यहाँ है, तो ये 2HI बराबर H2 प्लस I2, इसके लिए केसी लिख दीजिए, तो प्रोडक्ट हो गया आपका H2 और I2, कोफिशिएंट 1 1 है, H2 I2 ले लिए, डिवाइडेड बाई HI के स्क्वायर। ठीक है, HI के स्क्वायर तो क्या हो गया, इसका उल्टा वाला x था, तो इसका HI नीचे आ गया, तो क्या हो गया 1/x कर दिए, तो 1/x करने से नहीं हो गया 1/KC के बराबर, इनवर्स हो गया। तो वही कहता है KC डैश इज इक्वल टू 1/KC। पहले वाले का अगर KC हो, अभी का KC डैश मान ले, तो KC डैश बराबर 1/KC, व्हेन द रिएक्शन इज रिवर्स्ड। ठीक है, अब आइए, अगर आप कोफिशिएंट चेंज कर देते हो, कोफिशिएंट चेंज कर देते हो, तो वह जो होगा जिस रेशियो में आप चेंज किए हैं वही उसका पावर हो जाता है। सपोज कि कंसंट्रेशन घटा दिए, कंसंट्रेशन यहाँ पर पहले कितना था, H2 प्लस I2 था, तो उसका कंसंट्रेशन हाफ मोल कर दिए, इसका भी हाफ मोल कर दिए। पहले ये 2 मोल था तो घट करके 1 मोल ऑटोमेटिक हो गया। अब इसके लिए KC लिख दिए, तो प्रोडक्ट है HI, कोई ये कोफिशिएंट नहीं है, मतलब 1 है, 1 दिए या ना दिए। यहाँ H2 है, H2 का पावर कितना हो जाएगा, हाफ हो जाएगा, I2 का पावर कितना हो जाएगा, ये कोफिशिएंट हाफ हो जाएगा। तो HI का अगर स्क्वायर हम लोग कर दें और H2 और I2 का हाफ अगर ये हो जाए हम लोगों का, ठीक है, तो कितना हो जाएगा, x का हाफ हो जाएगा, यानी KC जो होगा स्क्वायर रूट के बराबर हो जाएगा। अगर कोफिशिएंट किसी भी रिएक्शन का घटा करके हाफ कर दे तो नया जो कॉन्सेंट्रेट ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट मिलेगा, इनिशियल का स्क्वायर रूट हो जाता है। प्रूफ कर दिया मैथमेटिकली। ठीक है, अब आइए, ऑन मल्टीप्लाइंग द इक्वेशन बाई n वी गेट, जैसे n टाइम्स हम लोग कर दे उसी रिएक्शन को, तो KC का पावर कितना हो जाएगा, n हो जाएगा ना, n टाइम्स हो जाएगा। टाइप्स ऑफ इक्विलिब्रियम अब हम लोग पढ़ने जा रहे हैं, होमोजेनस इक्विलिब्रियम वर्सेज हेटेरोजेनस इक्विलिब्रियम। अगर किसी भी केमिकल रिएक्शन में सभी के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट एक ही फेज में हो तो इसको होमोजेनस इक्विलिब्रियम
इक्विलिब्रियम कहेंगे। जैसे आप देख लीजिए किस केस में होता है, हाइड्रोजन प्लस नाइट्रोजन गिव्स NH3, इसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों गैस हैं, होमोजीनस हो गया। हेट्रोजीनस मतलब कि डिफरेंट, हेट्रो मीन्स होता ही है डिफरेंट, अगर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट दोनों दो डिफरेंट फेज में हो तो उसको हम लोग हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम कहते हैं। जैसे देख लीजिए CaCO3 ले लीजिए और हीट कर दीजिए, ठीक है, 100 डिग्री सेल्सियस पर, तो ये CaO में बदलेगा, प्लस क्या चीज में बदलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में बदलेगा। कार्बन डाइऑक्साइड आपका गैस है और ये दोनों सॉलिड है, तो डिफरेंट फेज हो गया, इसलिए हेट्रोजीनस हो गया। वहीं अमोनिया वाला अगर लेते हैं H2 प्लस N2, ठीक है, N2 विच गिव्स क्या, ये आपको देता है NH3, तो इसमें सभी के सभी गैस हैं, ये भी गैस है, ये भी गैस है, ये भी गैस है, तो ये होमोजीनस इक्विलिब्रियम है। ठीक है, आइए होमोजेनस इक्विलिब्रियम को फिर से लैंग्वेज में देखिए कि इन ए होमोजेनस सिस्टम ऑल द रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट्स आर इन द सेम फेज। फॉर एग्जांपल व्हेन द हाइड्रोजन will combine with the iodine in the gaseous phase, then it will give hydrogen iodide, which is also gaseous in nature. All species are in gas phase, that is why it is an example of homogeneous equilibrium. ठीक है, सिमिलरली the ethyl acetate is treated with water, hydrolyzed with water, then it will give acetic acid and ethyl alcohol. In this case the all reactant and products are in liquid or in aqueous solution, that is why it is an example of homogeneous mixture. ठीक है, आइए इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इन गैसियस सिस्टम अब हम लोग देखने जा रहे हैं। ठीक है, तो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट अगर हम लोग गैसियस सिस्टम में देखेंगे तो आइए सबसे पहले हम लोग देखते हैं, for reaction involving gases the equilibrium constant is expressed in terms of partial pressure. ठीक है, तो गैस का तो कॉन्सेंट्रेशन हम लोग नहीं लेते हैं, क्या वहां लिया जाता है, पार्शियल प्रेशर लिया जाता है, और आइडियल गैस इक्वेशन के हिसाब से PV बराबर nRT होता है, और तो हिच इम्प्लाइज इसको रीअरेंज कर दिए, P बराबर N/V इंटू RT, और N/V नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर ऑफ द सोल्यूशन को क्या कहते हैं, कॉन्सेंट्रेशन कहते हैं। नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉलिड डिसॉल्व इन 1 लीटर ऑफ द सोल्यूशन इज टर्म्ड एज कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, तो N/V बराबर हम लोग C लिख सकते हैं, किधर गया, हाँ, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, विच इम्प्लाइज P इज इक्वल टू CRT, ये हम लोग का एक्सप्रेशन आ गया, ये देखिए। ठीक है, तो N/V बराबर हम लोग C ले लिए मोलर कॉन्सेंट्रेशन, तो P बराबर CRT आ गया। फिर वी कैन आल्सो राइट P बराबर गैस कॉन्सेंट्रेशन ऑफ गैस इनटू RT ना, स्क्वायर ब्रैकेट में लिख दे या C लिख दे, बात बराबर है। ठीक है, R का वैल्यू 0.0831 बार लीटर पर मोल पर केल्विन होता है। ठीक है, या एक बार में लीजिएगा तो आपका इतना भी इस तरह से आप लिख सकते हैं। ठीक है, एट कांस्टेंट टेम्परेचर द प्रेशर ऑफ द गैस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, अगर टेम्परेचर कांस्टेंट रख दिया जाए तो किसी भी गैस का प्रेशर जो होता है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है किसके, कॉन्सेंट्रेशन के, गैस के कॉन्सेंट्रेशन का, मतलब कि प्रेशर या कॉन्सेंट्रेशन मिलता जुलता है। ठीक है, फॉर ए जनरल रिएक्शन सपोज कि A और B कंबाइन करता है तो C और D मिल रहा है, तो आइए इसके लिए हम लोग Kp लिखते हैं। Kp मीन्स प्रेशर, कब, जब गैसियस सिस्टम यूज होता है, तो क्या हो जाएगा, प्रेशर ऑफ C टू द पावर C, प्रेशर ऑफ D टू द पावर D डिवाइडेड बाय प्रेशर ऑफ A टू द पावर A, प्रेशर ऑफ B टू द पावर B, क्योंकि जो कोफिशिएंट होता है वो पावर हो जाता है। तो जिस तरह से Kc में लिखते थे लॉ ऑफ मास एक्शन के हिसाब से, उसी के हिसाब से इसको हम लोग लिख दिए। हम ये भी जानते हैं कि P बराबर CRT, तो अगर हम लोग PC लिखना हो तो PC बराबर CRT लिख देते, C का कॉन्सेंट्रेशन RT। अब हम लोगों का PC का पावर अगर C हो तो हम लोग CRT का पावर C दे देंगे, PD बराबर DRT लिखेंगे इसके हिसाब से। ठीक है, तो PD का पावर D हो गया, DRT का पावर D हो गया, इस तरह से ये वैल्यू लिख दिए। अब ये जो वैल्यू आपका ये आया, इस वैल्यू को उठा करके इस इक्वेशन में मैं पुट करने जा रहा हूँ। PC का पावर C बराबर क्या है आपका, CRT का पावर C, तो CRT का पावर C हो गया। आपका PD का पावर D, तो PD का पावर D बराबर क्या है, DRT का पावर D, DRT का पावर D हो गया। अब आ जाइए PA बराबर ART के पावर A, ART के पावर A, PB के पावर B बराबर हो गया BRT बाई B, BRT बाई का पावर B हो गया। ठीक है, अब इसको देखो हम लोग तोड़ सकते हैं, C के पावर C है। ठीक है, क्या है ये, C के पावर C है।
ठीक है, सी कर दिए। यहाँ डी के पावर डी है तो इसको हम लिख दिए डी के पावर डी, ठीक है। अब बच गया आर टी, दोनों में कॉमन है तो हम लिख सकते हैं आर टी इधर ले लिए, बाहर कर दिए कॉमन लेकर के, ठीक है। पावर कितना है सी और डी, तो ये जुट गया सी प्लस डी, ये जुट गया सी प्लस डी, ठीक है। वही है बेटा, देखो यहाँ पर सी डी आर टी की पावर सी प्लस डी, डिवाइड कर देंगे किससे, ए यहाँ आ जाएगा बेटा तुम्हारा, ए टू दी पावर कितना हो जाएगा ए ना, बी है तो यहाँ लिख दिए बी टू दी पावर कितना हो जाएगा बी। अब दोनों में कॉमन आर टी है, ये आर टी हम लोग लिख दिए, और डिवाइड, ये पावर कितना हो गया इसका, टू द पावर ए प्लस बी हो गया। तो देखो ऊपर और नीचे दोनों में आर टी है, ठीक है। तो इसको ऊपर ले जाएंगे तो नहीं हो जाएगा, ऊपर ले जाएंगे आर टी को तो आर टी के पावर सी प्लस डी माइनस ए प्लस बी हो जाएगा आपका, यही। तो यही आप हम लोग रीअरेंज कर दिए तो आर टी के पावर सी प्लस डी माइनस ए अपॉन बी हो गया, ठीक है। यही तो हम लोग के पी का वैल्यू आ गया। अब देखो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सी इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ डी डिवाइडेड बाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ए इंटू कॉन्सेंट्रेशन ऑफ बी रेज टू सम पावर विच इज इक्वल टू स्टोइचियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ना। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहे थे, के सी कहे थे। इस वैल्यू को हम लोग क्या कहे थे, के सी कहे थे। तो यहाँ लिख दिए इतना बराबर के सी, ठीक है। आर टी है ना, और आर टी का पावर कितना है सी प्लस डी ना, इसको वैल्यू हम मान लेते हैं डेल एन ना, जहाँ क्या हो गया, कौन सा ये कोफिशिएंट ऑफ प्रोडक्ट माइनस कोफिशिएंट ऑफ रिएक्टेंट, जो भी कोफिशिएंट प्रोडक्ट का है उसमें से रिएक्टेंट का प्रोडक्ट को माइनस कर दिया तो डेल एन निकल गया। और इधर आपका क्या था केपी, इधर क्या है आपका केपी, तो केपी बराबर के सी इंटू आर टी टू द पावर डेल एन, यही एक हम लोग का डेरिवेशन आ गया जो एग्जाम में ड्राइव करने के लिए पूछता है। अगर रिटर्न एग्जाम हुआ तो इसमें ये जरूर आएगा एग्जाम में, ठीक है। आप देख लीजिए, आप वही चीज है यहाँ ना जो उधर एक्सप्रेस किया मैं, वही यहाँ एक्सप्रेस करके निकला हुआ है, केपी बराबर के सी आर टी टू द पावर डेल एन, फिर डेल एन ना हो गया नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस प्रोडक्ट माइनस नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैसियस रिएक्टेंट के बराबर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया केपी बराबर केसी। अब आ जाइए हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम, जो कि मैं ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूँ। हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम उसको कहते हैं जिसमें रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या हो, दोनों डिफरेंट फेज में हो। देखो ये लिक्विड फेज में है, ये गैस फेज में है, ये सॉलिड फेज में है, ये भी सॉलिड फेज में है, लेकिन ये गैस फेज में है। तो ये हेट्रोजीनस इक्विलिब्रियम का एग्जाम्पल हो गया आपका, ठीक है। अब आइए थर्मल डिसोसिएशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट इज एन एग्जाम्पल ऑफ हेट्रोजीनस केमिकल इक्विलिब्रियम। तो इसको जस्ट वहां पर मैं एक्सप्लेन कर दिया, ये भी आपका हेट्रोजीनस एग्जाम्पल है। देखो ये गैस है, ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्टोइचियोमेट्रिक इक्वेशन ना, अगर हम लोग लिख दिए तो इस तरह से इसका लिखा जाएगा। कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट, प्रोडक्ट क्या है कैल्शियम ऑक्साइड सॉलिड है, CO2 गैस है, देखो CO2 गैस है हम दे दिए, डिवाइडेड बाई CaCO3 डिवाइडेड बाई CaCO3 दे दिए ना। लेकिन अगर कोई सॉलिड हो या लिक्विड हो और प्योर फॉर्म में हो तो उसका कॉन्सेंट्रेशन 1 कंसिडर किया जाता है आर्बिट्ररली ना। कैल्शियम जैसे ऑक्साइड सॉलिड है तो इसका वैल्यू 1 हो गया, इसके बाद CaCO3 सॉलिड है, वैल्यू इसका 1 हो गया, तो ये 1 1 तो ऐसे कैंसिल हो गया, बच क्या गया CO2। तो यहाँ पर Kc बराबर क्या हो गया CO2 हो गया, या Kc बराबर हम लोग लिख सकते हैं यहाँ पर क्या पार्शियल प्रेशर ऑफ CO2, ठीक है। यूनिट हम लोग को इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का निकालना है, यही ना है केसी का हम लोग को यूनिट निकालना है। तो यहाँ हो गया कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट ना, ठीक है। तो अगर ये भी मोल पर लीटर में है, ये भी मोल पर लीटर में होता है, लेकिन अगर क्या कहा जाता है यहाँ कोफिशिएंट अलग अलग है तो केसी का यूनिट जो होगा वो अलग अलग का हो जाएगा, ठीक है। तो इम्पोर्टेंट फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, ठीक है। इसको डिस्कस कर दो कि कल डिस्कस करूं, जैसा बोलो। सन्नाटा है, कुछ तो बोलो। समझ नहीं आ रहा है सर, क्या चीज कौन सा समझा दे बेटा, बोलो। समझ नहीं आ रहा है यही। ये वाला समझ में आ गया जो भी बताए? यस सर। हाँ तो चलो, यूनिट वाला समझ में नहीं आया, बोलो।
आ गया सर। आ गया, चलो तो ठीक है, तो आ गया तो अच्छी बात है। अब इम्पोर्टेंस फीचर ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के बारे में बता देता हूँ। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज एप्लीकेबल ओनली व्हेन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट हैव अटेन्ड देयर इक्विलिब्रियम स्टेट। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट तभी एप्लीकेबल होता है जब वह इक्विलिब्रियम स्टेट अचीव कर लिया हो। द वैल्यू ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज इंडिपेंडेंट ऑफ द इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट एंड द प्रोडक्ट। केसी का वैल्यू जो होता है इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के इंडिपेंडेंट होता है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज टेम्परेचर डिपेंडेंट, ये टेम्परेचर पर डिपेंड करेगा, डिफरेंट टेम्परेचर पर डिफरेंट होता है, ठीक है। और यही ना था तुम्हारा केसी का वैल्यू, देखो यही ना था केसी। केसी बराबर क्या था, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट डिवाइडेड बाय कॉन्सेंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट, आर से रिएक्टेंट हो गया। तो ये केस इक्विलिब्रियम कांस्टेंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन ऑफ द प्रोडक्ट नहीं कह सकते हैं, एंड इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट, ठीक है। वही है द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर द रिवर्स रिएक्शन। हाँ तो बता ही दिया हूँ, रिवर्स के लिए इनवर्स हो जाता है, लेकिन केसी जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट के कंसंट्रेशन का होता है और रिएक्टेंट के इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर केसी का वैल्यू 1 से ज्यादा आ रहा हो, 1 आ रहा हो, केसी बराबर 1 हो, मतलब कि ये कंसंट्रेशन और ये कंसंट्रेशन दोनों इक्वल हो गया तो 1 वैल्यू आ जाएगा, मतलब कि इक्विलिब्रियम में चला गया। लेकिन अगर ग्रेटर देन 1 आ रहा हो, अगर केसी का वैल्यू इज ग्रेटर देन 1 आ रहा हो, इसका मतलब क्या हो गया, प्रोडक्ट ज्यादा है, रिएक्शन इज प्रोसीडिंग इन फॉरवर्ड डायरेक्शन ना, लेकिन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट ज्यादा हो गया तो रिएक्शन किधर फेवर कर जाएगा, बैकवर्ड रिएक्शन में जाने लगेगा, रिएक्टेंट को बनाने लगेगा। लेकिन अगर यही केसी इज लेस देन 1 से अगर कम हो केसी, इसका मतलब कि रिएक्टेंट ज्यादा है, तो किधर रिएक्शन प्रोसीड करने लगेगा, प्रोडक्ट बनाना स्टार्ट कर देगा, रिएक्शन विल प्रोसीड इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, ठीक है, यही चीज है, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, प्रिडिक्ट द हाँ, अगर इक्विलिब्रियम कांस्टेंट का वैल्यू ज्यादा आ रहा हो तो रेट ऑफ रिएक्शन फास्ट होगा। प्रिडिक्ट द डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन, यह डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन को बताता है कि फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा कि बैकवर्ड डायरेक्शन में जाएगा। साथ ही साथ हम लोग इक्विलिब्रियम कंसंट्रेशन की भी बात करते हैं ना। अगर केसी का वैल्यू ग्रेटर देन 1 हो, इसका मतलब कि उसमें प्रोडक्ट ज्यादा है, मतलब कि रिएक्शन फॉरवर्ड बैकवर्ड रिएक्शन में जाएगा। अगर केसी का वैल्यू 1 से कम है, इसका मतलब कि रिएक्टेंट ज्यादा है, रिएक्शन फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाने लगेगा, बैकवर्ड मतलब ये प्रोडक्ट ज्यादा बनाने लगेगा, ठीक, यही एप्लीकेशन है बेटा। इसके बाद हम लोग का प्रॉब्लम बच गया, तो ये प्रॉब्लम को हम लोग कल देखते हैं, ठीक है। तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, अल्लाह हाफिज, खुश रहिए, पढ़िए लिखिए बढ़िया से, कोरोना से बच कर रहिए, अटेंडेंस मुझे बनाने दीजिए तब जाइए।